वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन डीएस नर्सिंग क्लासेज। आज हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की इम्पोर्टेंट क्लास लेने जा रहे हैं, जिसमें अपन बात करेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन से बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर्स में नॉर्सेट के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं या किसी अदर सेंट्रल एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल टॉपिक है और फंडामेंटल वैसे भी नॉर्सेट में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाती है, तो एक अच्छा टॉपिक होने वाला है आज का। क्वेश्चन नंबर 1 हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सबसे पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग आईवी फ्लूइड इज एडमिनिस्ट्रेड विथ पैक्ड आरबीसी? कौन सा आईवी फ्लूइड पैक्ड आरबीसी के साथ एडमिनिस्टर किया जाता है? ऑप्शन ए है 3% NaCl, ऑप्शन बी है 5% डेक्सट्रोज, ऑप्शन सी है RL रिंगलैक्टेट, ऑप्शन डी है नॉर्मल सेलाइन। तो इनमें से कौन सा फ्लूइड जो होता है वो आरबीसी के साथ एडमिनिस्टर किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, बीटी करते हैं, तो उसके साथ हम नॉर्मल सेलाइन एडमिनिस्टर करते हैं। इसकी वजह क्या है? नॉर्मल है कि आफ्टर एंड बिफोर दोनों ही टाइम हम, मतलब बीटी स्टार्ट करने से पहले, बिफोर बीटी एंड आफ्टर बीटी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन पहले और बाद में हम नॉर्मल सलाइन एडमिनिस्टर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो एनएस होता है वो प्रिवेंट करता है, एनएस प्रिवेंट hemolysis and clumping of RBC। आरबीसी का क्लम्बिंग होने से रोकता है और हेमोलाइसिस को प्रिवेंट करता है। इसीलिए हम एनएस देते हैं। कोई भी अदर फ्लूइड हम इसमें नहीं दिया करते। एनएस के अलावा कोई अदर फ्लूइड हमें नहीं देना होता है। ओनली हम एनएस ही देते हैं बिफोर बीटी और आफ्टर बीटी। आपको ध्यान रखना है ये चीज़। तो जो अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, उसका आंसर होने वाला है आपके सामने ऑप्शन डी, नॉर्मल सेलाइन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपने देखा, नॉर्मल सेलाइन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आरबीसी के साथ कौन सा फ्लूइड दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है एनएस। और अगर रीजन पूछे क्यों नहीं दिया जाता है, तो हेमोलाइसिस की प्रोसेस को प्रिवेंट करने के लिए और आरबीसी की क्लम्बिंग को रोकने के लिए। तो ये दो वजह है और एनएस दिया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड? इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है? ऑप्शन ए है ब्लीडिंग हेमरोइड्स, ऑप्शन बी है हेमरोइड्स, ऑप्शन सी है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ऑप्शन डी है हीमोफीलिया। तो जो अपने पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्लीडिंग हेमरोइड्स, मतलब ब्लीडिंग जहाँ हो रही है तो वहाँ बीटी करना नेसेसरी है। क्योंकि फ्लूइड कम होगा, ब्लड की मात्रा कम होगी बॉडी में। क्योंकि हेमरोइड्स से अगर ब्लड गिर रहा है बार बार, तो वहाँ बीटी हम कॉन्ट्राइंडिकेट नहीं होता। बात करें हेमरोइड्स, तो इस कंडीशन में भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होता है, क्योंकि हेमरोइड्स कई बार ब्लीडिंग हेमरोइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो हम वहाँ बीटी दे सकते हैं। ऑप्शन डी है हीमोफीलिया। इस कंडीशन में भी मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। आपको पता होगा कि हीमोफीलिया में तो बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, तो इसमें भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं होता। अपने पास जो ऑप्शन सी है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, तो आपने अगर CHF के बारे में पढ़ा हो, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, तो इसमें कंजेशन देखने को मिलता है। कंजेशन ओवर फ्लूइड हो जाता है बॉडी में, हर पार्ट में, बॉडी के हर ऑर्गन में फ्लूइड भरने लग जाता है। तो अगर हम इस कंडीशन में ऊपर से बीटी और करेंगे, तो बीटी करने पर
ब्लड की मात्रा और फ्लूइड की मात्रा और ज़्यादा इंक्रीज होगी, जिससे कंडीशन डेंजरस हो सकती है, क्योंकि पहले से ही बॉडी में फ्लूइड भरा हुआ है, हार्ट प्रॉपर रूप से पंप नहीं कर पा रहा है क्योंकि कंजेशन हो रहा है बॉडी में, लीवर में पानी भर जाता है, लंग्स में बात करें अपन पेनक्रियास, स्प्लीन, सब में वो फ्लूइड फिल हो जाता है, ओवर हाइड्रेशन हो जाता है, पानी ज़्यादा हो जाता है बॉडी में, पहले से ही फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाती है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में। अगर हम ऊपर से बीटी और देंगे, बीटी करते हैं तो कंडीशन डेंजरस हो सकती है। इसीलिए जो अपना ऑप्शन सी है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स रिसीव ए प्रिस्क्रिप्शन टू ट्रांसफ्यूज ए क्लाइंट with a unit of packed red blood cell. Before explaining the procedure to the client, the nurse should ask which initial question. एक प्रिस्क्रिप्शन मिला है नर्स को ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। बिफोर एक्सप्लेनिंग मतलब एक्सप्लेन करने से पहले, जो भी प्रोसीजर है उसको एक्सप्लेन करने से पहले टू द क्लाइंट द नर्स वुड, कौन सा क्वेश्चन नर्स क्लाइंट से पूछेगी? इनमें से क्वेश्चन है कि एक नर्स को बताया गया है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है क्लाइंट में, और जो नर्स है क्लाइंट को एक्सप्लेन करने से पहले इनमें से कौन सा क्वेश्चन पूछेगी क्लाइंट से? तो आपके पास ऑप्शन होंगे। ऑप्शन ए है, वाई डू यू थिंक दैट यू नीड द ट्रांसफ्यूजन। ऑप्शन बी है, हैव यू एवर गॉन इनटू शॉक फॉर एनी रीजन इन द पास्ट। ऑप्शन सी है, हैव यू एवर हैड ए ट्रांसफ्यूजन बिफोर। ऑप्शन डी है, विदाउट एनी क्वेश्चन एक्सप्लेन प्रोसीजर, बिना क्वेश्चन पूछे आपको एक्सप्लेन कर देना है प्रोसीजर। तो बात करें अपन इन सब में, प्रायोरिटी का जो आंसर होगा आपके सामने वो होने वाला है ऑप्शन सी। पेशेंट से, क्लाइंट से आपको पूछना है कि आपने पहले कभी बीटी करवाई है क्या, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है क्या आपके अंदर। तो अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें पेशेंट की एलर्जी के बारे में पता चल जाएगा। अगर पेशेंट किसी भी प्रकार की एलर्जी रखता हो, अगर उसने पहले बीटी करवाई होगी, तो बीटी से अगर उसे कोई एलर्जी हुई है तो वो हमें बता देगा, और अगर बताता है तो हम पहले ही उस कंडीशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर हम ये क्वेश्चन ना पूछ कर डायरेक्ट एक्सप्लेन करके अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर देते हैं, अगर उस पेशेंट में पहले भी बीटी हुई है और वहाँ भी एलर्जी देखने को मिली थी, तो इस बार भी हो सकता है कि एलर्जी देखने को मिले। तो इसीलिए हमें पहले पेशेंट से पूछ लेना है कि आपको क्या पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है, और हुआ है तो कोई एबनॉर्मल रिएक्शन हुई है। ऐसा अगर पेशेंट हाँ बोलता है कि हुई है एलर्जी, तो आपको वापस फिजिशियन को बताना है, और पेशेंट बोल देता है कि हाँ हुई है बीटी लेकिन सब नॉर्मल था, तो आपको बीटी कर देना है। तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन है, while receiving blood transfusion the patient develop chills and headache, what should be the nurse initial action? ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिसीव हो रही है, पेशेंट को दिया जा रहा है, उस समय पेशेंट चिल्स और हेडेक डेवलप होता है पेशेंट में, तो उस कंडीशन में नर्स का इनिशियल एक्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, नोटिफाई द फिजिशियन। ऑप्शन बी, स्लो द ब्लड फ्लो टू कीप वेन ओपन। ऑप्शन सी, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली। ऑप्शन डी, cover the patient with a blanket and administer ordered acetaminophen। तो अगर सीधा सा बात है कि अगर पेशेंट में बीटी के टाइम किसी भी प्रकार की रिएक्शन होती है, किसी भी प्रकार का एबनॉर्मल रिएक्शन देखी जाती है, तो आपको सीधा सा एक्शन लेना है, बीटी को स्टॉप करना है। सबसे पहला एक्शन, इमीडिएट एक्शन होता है स्टॉप द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो आपको इसका आंसर तो होने वाला है सी,
बात करें स्लो, ऑप्शन जो बी है, स्लो द ब्लड फ्लो टू कीप वेन ओपन, तो ब्लड का फ्लो कम करना नहीं है, वहाँ डायरेक्ट स्टॉप करना है। और जो वेन को ओपन रखने की बात जो बोली गई है इस क्वेश्चन में, वो आपको एनएस से करना है, क्योंकि बीटी को स्टॉप करके आपको एनएस कंटिन्यू करना है, जिससे वेन भी ओपन रहेगी। और जो कंडीशन है, अगर आप बीटी कंटिन्यू रखोगे तो ये जो चिल्स और हेडेक कंडीशन है वो सीवियर होती जाएगी। इसीलिए सबसे पहले इमीडिएट एक्शन आपको लेना है स्टॉप ट्रांसफ्यूजन, उसके बाद में बाकी एक्शन आपको लेने होते हैं, जैसे नोटिफाई द फिजिशियन। तो ये एक्शन बाद के हैं, इमीडिएट एक्शन होता है स्टॉप ट्रांसफ्यूजन। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ हम सभी कंपोनेंट की बात करेंगे, कौन से कंपोनेंट को कितने टेम्परेचर पर रखा जाता है, एक यूनिट में कितने ml होता है, ये सभी बात हम इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। अब पी आर स्टोर्ड एट फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा स्टोर्ड, कितने टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को। ऑप्शन ए है 2 to 6 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 20 to 24 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है -18 to 40 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। तो अपन यहाँ बात करें कितने डिग्री टेम्परेचर पर ब्लड के कंपोनेंट्स को स्टोर किया जाता है। सबसे पहले अपन बात करें, अगर वॉल ब्लड है आपके पास, वॉल ब्लड, तो वॉल ब्लड में अगर बात करें सबसे पहले कि एक यूनिट में कितने ml होते हैं, तो एक यूनिट में होते हैं 350 ml। ये भी क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम में कि एक यूनिट ब्लड में कितने ml होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करें इसके टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर होता है 2 to 6 डिग्री सेल्सियस। वॉल ब्लड को 2 से 6 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है। इसके बाद में अपन बात करें, अगर आपसे आरबीसी के बारे में पूछा जाए कि आरबीसी 1 यूनिट में कितने ml होती है, तो आपको ध्यान रखना है 250 ml होता है एक यूनिट में। और कितने डिग्री पर इसको स्टोर किया जाता है, तो वही वॉल ब्लड के समान इसका टेम्परेचर होता है 2 to 6 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट अगर आपसे पूछे प्लेटलेट्स के बारे में आपसे पूछे, तो आपको बताना है प्लेटलेट्स में 2 कंडीशन है, एक है रैंडम डोनर प्लेटलेट्स और एक है सिंगल डोनर प्लेटलेट। अगर आप रैंडम डोनर प्लेटलेट की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि एक यूनिट में 50 से 70 ml होता है, और सिंगल डोनर प्लेटलेट की बात करें अगर आपसे, तो आपको बताना है कि 200 से 300 ml एक यूनिट में होता है। बात करें इनका टेम्परेचर की, तो दोनों ही 20 to 24 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर किए जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें इसमें WBC, अगर वाइट ब्लड सेल के बारे में पूछा जाए आपसे कि एक यूनिट में कितने ml होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है 50 ml। 50 ml होता है एक यूनिट के अंदर, और टेम्परेचर होता है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे WBC को रखा जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें, जो अपना क्वेश्चन था FFP मतलब फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, इसके एक यूनिट में होता है 200 ml, और इसको रखा जाता है -18 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस, -18 से 40 डिग्री सेल्सियस पे इसको रखा जाता है। बात करें क्रायोप्रेसिपिटेट की, क्रायोप्रेसिपिटेट की बात करें तो यहाँ एक यूनिट में 10 से 20 ml होता है, और इसका टेम्परेचर होता है FFP के बराबर -18 to 40 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ हमने सारे कंपोनेंट्स की बात की, कितने डिग्री पे रखा जाता है और कितने यूनिट, एक यूनिट में कितना ml होता है, ये हमने बात की। तो जो अपना क्वेश्चन था उसकी बात करें अपन,
अपने क्वेश्चन में पूछा गया था फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा के बारे में। तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, -18 टू 40 डिग्री सेल्सियस, -18 से 40 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को। 2 से 6 डिग्री पे रखा जाता है वॉल ब्लड सेल को और आरबीसी को। इस पे रखा जाता है वॉल ब्लड सेल एंड आरबीसी। 2 से 8 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो यहाँ रखा जाता है डब्ल्यूबीसी को, और -18 से 40 डिग्री सेल्सियस पे फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा और क्रायोप्रेसिपिटेट को रखा जाता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सीपीडीए प्रिजर्व ब्लड फॉर हाउ मच टाइम। जो सीपीडीए होता है वो ब्लड को कितने दिन तक प्रिजर्व रखता है। जो ब्लड प्रिजर्वेटिव में आता है सीपीडीए, वो ब्लड को कितने दिन तक प्रिजर्व रख सकता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन में एक इम्पोर्टेंट बात कर ले ब्लड प्रिजर्वेटिव्स के बारे में, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है हर एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। ब्लड प्रिजर्वेटिव, ब्लड प्रिजर्वेटिव की बात करें तो सबसे पहले आता है आपके पास एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज। एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज, इसकी बात करें तो ये 21 डेज तक ब्लड को प्रिजर्व रख सकता है। नेक्स्ट अपन बात करें, नेक्स्ट है सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज। सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज, तो ये भी 21 दिन तक ब्लड को प्रिजर्व रख सकता है, सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट सीपीडीए। इसका एक्सटेंशन भी पूछा जाता है एग्जाम में कि सीपीडीए में अगर सी से पूछते हैं सिट्रेट, तो सिट्रेट किस काम में आता है, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो हम इसके एक एक कंपोनेंट की बात करें। सी से आता है सिट्रेट। सिट्रेट की बात करें तो सिट्रेट सबसे पहले बात कर ले कि कितने दिन तक प्रिजर्व रखता है, तो ये 35 डेज तक ब्लड को प्रिजर्व रखता है। अब बात करें सिट्रेट की, तो सिट्रेट जो होता है वो बाइंड करता है कैल्शियम को, बाइंड कैल्शियम। जब भी बोला जाता है कि अगर मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो वहाँ हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन होती है, क्योंकि जो सिट्रेट होता है ब्लड में वो कैल्शियम को बाइंड कर लेता है। तो सी से हुआ सिट्रेट जो कि ब्लड बाइंड करता है कैल्शियम को। नेक्स्ट अपन बात करें पी। पी से होता है फॉस्फेट। पी से होता है फॉस्फेट। फॉस्फेट एक बफर के रूप में काम करता है जो पीएच मेंटेन का काम करता है, प्रिवेंट फॉल इन पीएच, पीएच को गिरने से रोकता है, डाउन होने से रोकता है। नेक्स्ट अपन बात करें जिसमें डी आता है सीपीडी, तो डी से होता है डेक्सट्रोज। डी से होता है डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज की बात करें तो डेक्सट्रोज हेल्प करता है एनर्जी में, एनर्जी का सोर्स होता है डेक्सट्रोज। लास्ट बात करें सीपीडी ए, एडेनिन। एडेनिन की बात करें तो एडेनिन होता है वो एटीपी का सिंथेसिस करता है, एटीपी सिंथेसिस एंड एक्सटेंड सेल्फ लाइफ। सेल्फ लाइफ को बढ़ा देता है आरबीसी को अप टू 42 डेज। सीपीडीए की बात की अपन ने यहाँ पे, सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडेनिन, ये होता है इसका फुल एक्सटेंशन। बात करें सिट्रेट की, तो सिट्रेट आता है बाइंड करता है कैल्शियम को, फॉस्फेट बफर के रूप में काम करता है, डेक्सट्रोज की बात करें तो एनर्जी का सोर्स होता है,
और एडेनिन की बात करें तो ये एटीपी सिंथेसिस करता है और एक्सटेंड करता है ब्लड की सेल्फ लाइफ को अप टू 42 डेज। तो CPDS का आपका ये पूरा ध्यान रखना है, इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, पूरा इंपॉर्टेंट है। और कितने दिन तक प्रिजर्व रखता है, तो 35 डेज तक प्रिजर्व रखता है। नेक्स्ट अपन बात करें अगली और प्रिजर्वेटिव्स की। तो अगला प्रिजर्वेटिव है सेगम। सेगम बात करें सेगम की तो ये 42 डेज तक प्रिजर्व रखता है ब्लड को। अब बात करें इसमें भी अलग अलग कंपोनेंट्स की। सबसे पहले आपके पास आता है एस से होता है सेलाइन, एस से होता है सेलाइन। सेलाइन की बात करें तो सेलाइन मेंटेन करता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है सेलाइन। नेक्स्ट है एडेनिन। तो एडेनिन जो होता है वही एटीपी का सिंथेसिस करता है और ब्लड की सेल्फ लाइफ को बढ़ाता है 42 डेज तक। नेक्स्ट बात करें ग्लूकोज जी से, वहाँ जो डेक्सट्रोज काम कर रहा था यहाँ ग्लूकोज आ गया, वहाँ डेक्सट्रोज था यहाँ ग्लूकोज, नाम चेंज हो गया है, वही एनर्जी सिंथेसिस, एनर्जी सोर्स। लास्ट बात करें मैनिटोल। मैनिटोल की बात करें तो मेंटेन करता है इंटीग्रिटी ऑफ आरबीसी, मेंटेन इंटीग्रिटी ऑफ आरबीसी। आरबीसी की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने का काम करता है मैनिटोल। तो ये हमने ब्लड प्रिजर्वेटिव की बात करी। इंपॉर्टेंट प्रिजर्वेटिव है सेगम और CPDA, इन दोनों से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आपको दोनों ही याद रखने हैं। और जो एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज है और जो अपना दूसरा है सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज, इन दोनों का ध्यान रखना है। एक और बाकी है, थोड़ा पढ़ देख ले उसके बारे में, अगर नाम आ जाए आपके तो आपको याद रखना है। एडसोल। एडसोल इसकी फुल फॉर्म होती है एडेनिन सेलाइन और इसके बारे में ध्यान रखना है कि ये 42 डेज तक ये भी प्रिजर्व करता है ब्लड को। तो अपना जो क्वेश्चन था उसकी बात करें अपन। अब क्वेश्चन में अपने पूछा था कि CPDA कितने दिन तक प्रिजर्व करता है, तो हमने देखा CPDA 35 डेज तक ब्लड को प्रिजर्व करता है, तो ऑप्शन सी इज राइट। आज लगभग सारे क्वेश्चन के आंसर ऑप्शन सी ही आ रहे हैं। तो यहाँ जो इम्पोर्टेंट था CPDA वो ब्लड को प्रिजर्व करता है 35 डेज तक और सेगम का याद रखना है 42 डेज तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने जो आपने पढ़ लिया अभी पीछे, व्हाट इज द फुल मीनिंग ऑफ सेगम। सेगम का फुल मीनिंग क्या होता है। ऑप्शन ए शुगर एडेनिन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, बिल्कुल नहीं होता है। ऑप्शन बी है सेलाइन एडिपोज ग्लूकोज मैनिटोल, एडिपोज आ गया, नहीं होता है। ऑप्शन सी है सेलाइन ग्लूकोज मैनिटोल, तो यहाँ ए का कुछ नहीं आया तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी है सेलाइन एडेनिन ग्लूकोज मैनिटोल, ऑप्शन डी इज राइट। और हमने सारी बात कर ली इसमें कि कितने दिन तक प्रिजर्व करता है, तो ये 42 डेज तक प्रिजर्व करता है। और हमने सबकी बात कर ली, सेलाइन क्या काम करता है, एडेनिन क्या काम करता है, ग्लूकोज क्या काम करता है और मैनिटोल क्या काम करता है। तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, इससे पहले पूरा एक्सप्लेनेशन देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्लाइंट इज ब्रॉट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट हैविंग एक्सपीरियंस ब्लड लॉस रिलेटेड टू एन आर्टेरियल लेसरेशन, which blood component should the nurse expect the health care provider to prescribe। एक इमरजेंसी में एक पेशेंट एडमिट हुआ है
जो कि रिलेटेड है आर्टेरियल लेसिरेशन से। आर्टेरियल लेसिरेशन का पेशेंट है और विच ब्लड कंपोनेंट शुड बी नर्स एक्सपेक्ट, मतलब जो नर्स है वो क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो कौन सा ब्लड कंपोनेंट प्रिस्क्राइब करने वाले हैं। ऑप्शन ए है प्लेटलेट्स, ऑप्शन बी है ग्रेनुलोसाइट्स, ऑप्शन सी है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, ऑप्शन डी है पैक्ड रेड ब्लड सेल। तो इनमें अपन बात करें तो अपना जो राइट आंसर होगा वो फिर से अपना वन ऑफ द फेवरेट फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। क्यों होगा फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा? बात करें एफएफपी की, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा की, तो ये यूज लिया जाता है एक तो सबसे पहले वॉल्यूम एक्सपांसन के लिए, यूज्ड एज वॉल्यूम एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन एज ए रिजल्ट ऑफ फ्लूइड एंड ब्लड लॉस। जब भी फ्लूइड और ब्लड लॉस होता है तो उस कंडीशन में हम इसको वॉल्यूम को एक्सपेंड करने के लिए यूज लेते हैं। एंड ये रिच क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं इसमें। इट कंटेन रिच क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं इसमें, जिससे कि जो ब्लड हो रहा है उसको स्टॉपेज करने में भी काम में लिया जाता है। बात करें जो अपना ऑप्शन था प्लेटलेट्स, तो आपको पता होना चाहिए कि प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में यूज लेते हैं। और जो अपना क्वेश्चन का आंसर होने वाला है ऑप्शन सी होने वाला है, क्योंकि आर्टेरियल लेसरेशन का केस है तो वहाँ से फ्लूइड लॉस हुआ है तो हम फ्लूइड को एक्सपांड करना चाहते हैं। उसके अलावा ब्लड को रोकना चाहते हैं, एज ए क्लॉटिंग फैक्टर भी हम उसे देना चाहते हैं। तो फ्रेश प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर भी भरपूर मात्रा में होते हैं, इसीलिए हम एफएफपी प्रिस्क्राइब करने की सोच रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिएक्शन इज द मोस्ट कॉमन ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन जो होती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन सबसे मोस्ट कॉमन होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। तो बात करें ऑप्शन ए की, आपके पास ऑप्शन ए है फेब्राइल हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ऑप्शन बी है फेब्राइल नॉन हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ऑप्शन सी है एलर्जिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ऑप्शन डी है ट्राली ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी। तो बात करें हम मोस्ट कॉमन जो देखा जाता है वो फेब्राइल नॉन हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होता है, ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है ऑप्शन बी। दो तरीके से क्वेश्चन आता है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, एक तो इमीडिएट रिएक्शन होती है और एक डिलेड। बात करें इमीडिएट रिएक्शन की तो वो विथिन 15 मिनट्स और फर्स्ट 50 ml ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ही जो रिएक्शन होती है उसे हम इमीडिएट रिएक्शन बोलते हैं। और डिलेड मतलब इनके बाद में जो भी रिएक्शन होगी 15 मिनट से बाद में और 50 ml के बाद, तो उसे हम डिलेड बोलते हैं। और जब भी ये रिएक्शन होगी तो आपको नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ध्यान रखनी है, सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले जो अपना नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन सभी रिएक्शंस में, तो वो होती है स्टॉप बीटी। ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप कर देना है इमीडिएटली। इसके बाद में आपका है चेंज आईवी ट्यूबिंग, जो आईवी ट्यूबिंग है उसको भी चेंज करना है। एंड जो अपना हमने पहले देख लिया कीप वेन ओपन बाई एनएस, नॉर्मल सलाइन से आपको वेन को ओपन रखना है, मतलब नॉर्मल सलाइन कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद में आपको नोटिफाई कराना है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, और आपको इसके बाद में जो पेशेंट के साथ रुकना है उसके साइन सिम्टम मॉनिटर करने हैं, वाइटल साइन को असेस करना है, और बाकी के जो भी आगे
नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सब इसके बाद में आएंगे। इमीडिएट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्टॉप बीटी एंड चेंज आईवी ट्यूबिंग। और आपसे पूछे कि कौन सा फ्लूइड हम कंटिन्यू रखेंगे, तो आपको याद रखना है कि एनएस कंटिन्यू रखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ए क्लाइंट विथ सीवियर ब्लड लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम मल्टीपल ट्रॉमा रिक्वायर्स रैपिड ट्रांसफ्यूजन ऑफ सेवरल यूनिट ऑफ ब्लड। एक पेशेंट है सीवियर ब्लड लॉस का एंड किसके कारण हो रहा है, मल्टीपल ट्रॉमा के पेशेंट है जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन ब्लड लॉस हो रहा है, रैपिड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है उस पेशेंट पे। द नर्स आस्क अनदर हेल्थ टीम मेंबर टू ऑब्टेन विच डिवाइस फॉर यूज ड्यूरिंग द ट्रांसफ्यूजन प्रोसीजर टू हेल्प रिड्यूस द रिस्क ऑफ कार्डियक एरिथमिया। मतलब एक मल्टीपल ट्रॉमा का पेशेंट आया है और उसमें सेवरल यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है। जो नर्स है वो दूसरी नर्स से पूछ रही है, दूसरे हेल्थ टीम के मेंबर से पूछ रही है कि कौन सा जो डिवाइस है वो लाना चाहिए कार्डियक डिसरिथमिया को प्रिवेंट करने के लिए। तो इसमें ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए है इन्फ्यूजन पंप, ऑप्शन बी है पल्स ऑक्सीमीटर, ऑप्शन सी है कार्डियक मॉनिटर, ऑप्शन डी है ब्लड वार्मिंग डिवाइस। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी सेवरल यूनिट ब्लड आपको किसी पेशेंट में चढ़ाना हो तो आपको हमेशा ब्लड वार्मिंग जो डिवाइस है वो साथ में रखना है। ब्लड वार्मिंग डिवाइस, क्योंकि जो ब्लड आता है वो रेफ्रिजरेटर से आता है, 2 से 6 डिग्री पे आता है, उसका टेम्परेचर होता है, तो हमें उसको वार्म करके ही पेशेंट में देना होता है। क्योंकि अगर आप जैसा आया वैसा आप दे दोगे पेशेंट में दे दोगे तो वहाँ कार्डियक डिसरिथमिया की कंडीशन हो सकती है। तो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब भी करें तो ब्लड वार्मर आपके साथ होना चाहिए, क्योंकि लगातार आप फास्ट रैपिड कूल ब्लड अगर क्लाइंट को दोगे तो वहाँ रिस्क होती है कार्डियक डिसरिथमिया की। तो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा ब्लड वार्मिंग डिवाइस रखना है। जो अपना अदर ऑप्शन थे उनके बारे में देखें कि वो क्यों आंसर नहीं है। पल्स ऑक्सीमीटर की बात करें अपन, तो पल्स ऑक्सीमीटर और कार्डियक मॉनिटर जो है वो अर्ली असेसमेंट में यूज नहीं लिए जाएंगे और कार्डियक डिसरिथमिया को प्रिवेंट करने में इनका रोल नहीं है। इलेक्ट्रोड की जो इन्फ्यूजन डिवाइस है वो जो अपन सेवरल यूनिट ब्लड दे रहे हैं उसमें हेल्पफुल नहीं होता है। जो इन्फ्यूजन पंप होता है वो स्लो इन्फ्यूजन में हेल्प करता है, ना कि फास्ट इन्फ्यूजन में। जब भी हमें स्लो इन्फ्यूजन देना होता है तो हम इन्फ्यूजन पंप की हेल्प करते हैं, मदद लेते हैं। तो यहाँ इन्फ्यूजन पंप काम नहीं आने वाला है। तो आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ब्लड वार्मिंग डिवाइस। आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी सेवरल यूनिट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूज करे तो वहाँ ब्लड वार्मिंग डिवाइस आपके पास होना चाहिए। अब कुछ टॉप पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट है वो आपको ध्यान रखने हैं। अगर आपसे पूछे कैनुला के बारे में, 2 कंडीशन है कैनुला की यहाँ। एक तो है फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन और एक है ब्लड डोनेशन और ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में आपको हमेशा याद रखना है 18 गोज का कैनुला यूज लेना है और वो होता है ग्रीन कलर का। अगर ब्लड डोनेशन की बात है तो वहाँ 16 गोज का कैनुला आपको यूज देना होता है जो होता है ग्रे कलर का। तो ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये दोनों भी आपको याद रखने हैं। हमने बात की पहले कि एनएस
को यूज़ लेते हैं। ब्लड को हमेशा वार्म करके ही पेशेंट में एडमिनिस्टर करना है और असेस करना है वाइटल 15 मिनट्स। स्टार्ट के जो 15 मिनट में उसमें आपको रेगुलर वाइटल साइन असेसमेंट करना है। तो ये अपना ब्लड ट्रांसफ्यूजन का सेशन ख़त्म हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है ये सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।